नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय है, टॉपिक है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय मंत्रिमंडल को उसके दायित्वों और कार्यों की पूर्ति के संदर्भ में आवश्यक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत प्रशासनिक संरचना को हम मंत्रिमंडल सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटरीट के नाम से जानते हैं। भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना ब्रिटिश कैबिनेट सचिवालय के अनुसार की गई थी। इस सचिवालय के कार्यों, संरचना, दायित्वों में निरंतर स्वतंत्र भारत तक समयानुकूल परिवर्तन होता रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट सचिवालय का जो उद्भव है, विकास है, उसको अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान गवर्नर जनरल की परिषद ये समस्त सरकारी कार्य निष्पादित करती थी। इस परिषद में सभी निर्णय सामूहिक परामर्श मंडल की भांति लिए जाते थे। सन 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत कर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और सन 1861 में भारत परिषद अधिनियम में इस व्यवस्था को वैधानिकता प्रदान की गई। तब से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का प्रत्यक्ष गठन हुआ। इस कार्यकारी परिषद का मुखिया वायसराय का निजी सचिव होता था, लेकिन वह परिषद की बैठक में भाग नहीं लेता था। लॉर्ड विलिंगटन जो 1931 से 36 तक गवर्नर रहे, वह प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने निजी सचिव को उनके 1936 से कैबिनेट की बैठकों में उपस्थित होने और कार्रवाई का विवरण लिखने की अनुमति प्रदान की गई। इसी वर्ष कैबिनेट सचिव का पद सृजित किया गया, जबकि पूर्व में गवर्नर जनरल का निजी सचिव ही कैबिनेट सचिव होता था। दरअसल देखें तो कैबिनेट सचिव और गवर्नर का निजी सचिव दो पृथक पद थे, किंतु इन पर प्राय एक व्यक्ति ही पदासीन रहता था। सर एरिक कोट्स भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए और सितंबर 1946 में कार्यकारी परिषद के सचिवालय का नाम परिवर्तित कर कैबिनेट सचिवालय कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात गवर्नर जनरल के स्थान पर प्रधानमंत्री की वही स्थिति बनी जो पहले गवर्नर जनरल की थी। तब इसमें परिवर्तन और आया। भारत विभाजन और स्वतंत्रता के कारण आईएएस अधिकारी जो होते थे, वो जिनको हम आईसीएस बोलते थे, उनकी कमी के कारण कैबिनेट सचिवालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के साथ संबद्ध कर दिया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात एनआर पिल्ले प्रथम कैबिनेट सचिव नियुक्त किए, जो लंदन जाके कैबिनेट सचिवालय की संरचना और कार्यप्रणाली का जिन्होंने अध्ययन किया। भारत आकर आवश्यक कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर हम इसका जो मंत्रिमंडल सचिवालय का संगठन देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होते हैं भारत में प्रधानमंत्री। अतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय के शीर्ष पर विराजमान रहते हैं, यानी पदासीन रहते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और प्रशासनिक स्तर पर सचिवालय का प्रमुख होता है मंत्रिमंडल सचिव। जैसा कि चार्ट में बताया गया है कि जो मंत्रिमंडल सचिवालय है, सबसे पहले प्रधानमंत्री एक राजनीतिक प्रमुख के रूप में अध्यक्ष होते हैं। उसके नीचे मंत्रिमंडल सचिव, जिसको हम कैबिनेट सचिव कहते हैं, वो होते हैं। उनके अधीन जो अलग अलग खंड हैं, उसमें जो सचिव होते हैं वो निदेशक होते हैं। जैसे सुरक्षा खंड है, समन्वय खंड है, अनुसंधान और विश्लेषण खंड है, विशेष सीमांत बल है, लोक शिकायत निदेशालय है, सीबीआई है, निष्पादन प्रबंधन खंड है। इसी प्रकार से उनके जो पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं। तो अगर देखें हम, जो जो कैबिनेट सचिव होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम या योग्यतम लोक सेवक होने के कारण देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर पदासीन व्यक्ति होते हैं। वो कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत कार्यरत समस्त मंत्रालय विभागों के कार्मिक तंत्र को निर्देशित करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार होने के कारण वह मंत्रिमंडलों की बैठकों, कार्यसूची और निर्णयों को क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कैबिनेट सचिव का पद भारत में सन 1936 में सृजित हुआ, तब से जिसे आज 1950 में स्वतंत्रता के पश्चात भी विधिवत रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय में कैबिनेट सचिव के अधीन 4 सचिव क्रम से, जिसको जैसा कि चार्ट में उल्लेखित किया गया है, सुरक्षा, समन्वय, निष्पादन, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, रॉ
के होते हैं तथा 2 निदेशक लोक शिकायत निवारण और सीबीआई संबंधी नीतिगत निर्देशन का कार्य संपादित करते हैं। प्रथम खंड का जो प्रभारी सचिव होता है, जिसको हम सुरक्षा से संबंधित होता है, मुख्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा विशिष्ट है, सुरक्षा कमांडो की व्यवस्था करना, पूर्व प्रधानमंत्री अति विशिष्ट श्रेणी के लोगों की प्राप्त सुरक्षा से संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है। यह पद आईपीएस अधिकारी धारण करता है, जो जिसके अधीन निदेशक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स आती है, एसपीजी आती है, और एक संयुक्त सचिव भी कार्यरत होता है जो एसपीजी के कार्यों की देखरेख करता है। एसपीजी सन 1985 में स्थापित की गई थी और रक्षा विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षात्मक कार्यों की जिम्मेदारी एसपीजी के ही द्वारा वहन की जाती है। कैबिनेट जो सचिवालय है, मंत्रिमंडल सचिवालय, उनके कार्यों को हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। मंत्रिमंडल या कैबिनेट सचिवालय का मुख्य कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल को सचिवालय सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार के जो कार्य आवंटन नियम 1961 है, उसमें सचिवालय के 2 कार्य बताए हुए हैं। पहला, मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवालय सहायता देना, और दूसरा है कार्य नियम बनाना, रूल्स ऑफ बिजनेस। ये भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 में ये 2 कार्य अलॉट किए गए हैं, उल्लेखित किए गए हैं। लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त में मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख कार्यों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से बता सकते हैं। पहला है मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख दायित्व है कि वह केंद्रीय कैबिनेट को प्रशासनिक और मंत्रालय सहायता सहित सभी शासकीय समस्याओं पर परामर्श प्रदान करे। केंद्रीय कैबिनेट की जो नियमित साप्ताहिक बैठक होती है, आपातकालीन बैठक होती है, उनका स्थल, समय, दिनांक, कार्यसूची का निर्धारण, सदस्यों को इसकी सूचना प्रदान करना, बैठकों के दौरान आवश्यक सूचना सामग्री उपलब्ध कराना, कैबिनेट बैठक में निर्णय मिनट्स तैयार करना, और प्रधानमंत्री की स्वीकृति के पश्चात इस निर्णय को अन्य मंत्री मंत्रालयों तक प्रेषित करना और निर्णयों की क्रियान्विति कुशलतापूर्वक हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी प्रशासनिक दृष्टि से सचिवालय का प्राथमिक दायित्व है। दूसरा दायित्व है कैबिनेट समितियों को सहायता देना। मंत्रिमंडल सचिवालय न केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल को बल्कि उनकी विभिन्न समितियों को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की भांति मंत्रिमंडल की समितियों की बैठकों में कैबिनेट सचिव उपस्थित रहता है। ये समितियां मंत्रिमंडल के कार्यों को न केवल हल्का करती है बल्कि कुछ विशेषज्ञों सदस्यों से युक्त होने के कारण ये विशिष्ट परामर्श और कार्यनीति भी उपलब्ध कराती है। मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय निम्नांकित सहायता जो कैबिनेट सचिवालय द्वारा दी जाती है, उनमें है एजेंडे से संबंधित विवरण, एजेंडे के अनुरूप आवश्यक दस्तावेजों का एकत्रण, सदस्यों का ऑपरेशन, प्रधानमंत्री की स्वीकृति के पश्चात इन निर्णयों से संबंधित को भेजना, और आवश्यक मॉनिटरिंग और फीडबैक और उनके निष्पादन का कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कार्य। यद्यपि भारत में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, फिर भी सचिवालय इन दोनों मंत्रालयों के मध्य उचित समन्वय स्थापित करने के साथ साथ गुप्तचर एजेंसी या राग के माध्यम से सुरक्षा संबंधी तथ्यों को, सूचनाओं को एकत्रित करता है। विदेशी सहायता द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, सांप्रदायिकवाद, अलगाववाद से जूझने के लिए कैबिनेट अनेक प्रकार की रणनीतियाँ, कार्य योजनाएं, गुप्त योजनाएं बनाकर उसको अपने पास रखता है और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करता है। क्योंकि सचिवालय के पास स्वयं का आसूचना तंत्र भी होता है, इंटेलिजेंस विंग भी होती है जो कार्य करती है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित कार्य भी मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, अति विशिष्ट नेता, विपक्षी नेता, मंत्री, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय सहित कैबिनेट सचिवालय की भी होती है। विभिन्न श्रेणियां जैसे जेड की सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों, कमांडो, अन्य आवश्यक साजो सामान, खतरों का मुकाबला करने की कार्य योजना सचिवालय के प्रमुख दायित्वों में से एक है। अगला प्रमुख कार्य है मॉनिटरिंग और नियंत्रण करना। यह सचिवालय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना केंद्रीय सचिवालय के समस्त विभागों को प्रेषित करता है। इसके पश्चात निर्णयों की क्रियान्विति पर सतत निगरानी रखता है। ये देखता है कि जो लिए गए निर्णय हैं वो समयबद्ध तरीके से कुशलतापूर्वक निष्पादित हो रहे हैं अथवा नहीं, ये देखरेख करने की जिम्मेदारी
सचिवालय की है। इस प्रकार ये मॉनिटरिंग या प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त सूचना एकत्रित कर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एक प्रकार से केंद्रीय मंत्रालयों के विरुद्ध प्राप्त जन शिकायतों के निवारण में भी यह सचिवालय एक शीर्ष नियंत्रणकारी संस्था के रूप में भी अपनी भूमिका अदा करता है। लोक शिकायत निदेशालय को अब शिकायतें इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही है, तो इन पर मॉनिटरिंग रखने का कार्य भी सचिवालय निरंतर करता रहता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य समन्वयकारी कार्य। मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका केंद्र राज्य के समस्त विभागों मंत्रालयों पर नियंत्रण स्थापित करने की नहीं, बल्कि उनके आपसी सामंजस्य बढ़ाने की रहती है। वह नीतिगत बिंदु हो पर दो या दो से अधिक मंत्रालयों के मध्य उत्पन्न विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। आवश्यक कोई समस्या हो तो उन्हें आवश्यक सुधार करने की कोशिश करता है। यह सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय का सर्वोच्च और एक प्रभावी निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सचिवालय मंत्रियों की कठिनाइयों, कार्यों में देरी, परस्पर असहमति, विवादों, नीतियों के टकराव को सुलझाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रतीत होता है। सचिवों की विभिन्न जो समितियां होती हैं, उनकी अध्यक्षता भी कैबिनेट सचिव करता है। अधिकांश समस्याएं इसी स्तर पर सुलझ जाती है। दो राज्यों केंद्रों के मध्य विवादों को सुलझाने में कैबिनेट सचिवालय एक मध्यस्थ की भूमिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और एक अंतिम जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है परामर्श संबंधी कार्य। विश्वसनीय वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रशासनिक अधिकारियों से भरपूर मंत्रिमंडल सचिवालय अनेक प्रकार के मामलों में केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श उपलब्ध कराता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे संसद का सत्र को आहूत और स्थगित करने का विषय हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करना, विदेशी शिष्टमंडलों की मेहमानबाजी करना, समझौता वार्ता कराना, विदेशों के लिए भारतीय शिष्टमंडलों का चयन करना, उच्च विशिष्ट पदों व्यक्तियों पर नियुक्ति से संबंधित परामर्श देना, बजट निर्माण में आवश्यक सहयोग देना, लोक शिकायत निवारण में समुचित नियुक्ति के लिए परामर्श देना, विभिन्न जांच आयोग समितियों के गठन और उनकी रिपोर्टों के क्रियान्वयन में आवश्यक परामर्श देना, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श व अन्य कार्य करना, रासायनिक हथियारों या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को क्रियान्वित करवाना, भारत सरकार के कार्यप्रणाली, कार्यों, लोक नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के निष्पादन के लिए उचित प्रबंधन करना और उनकी रूपरेखा बनाना या उससे संबंधित सुझाव देना, ये प्रमुख परामर्शदात्री निकाय के रूप में एक मंत्रिमंडल सचिवालय कार्य करता है। अगर यदि हम सारांश में यह कहें कि भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका एक समन्वयकारी, नियंत्रणकारी और परामर्शदात्री निकाय के रूप में है जहां लोक सेवाओं के शीर्षतम अधिकारी कैबिनेट सचिव के रूप में न केवल भारत सरकार का परामर्शदाता बल्कि वो समूचे प्रशासन तंत्र का एक मार्गदर्शक भी होता है। और वही मार्गदर्शक सभी प्रशासनिक तंत्र के पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मत है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की अधिकाधिक शक्तिशाली होने की स्थिति में कई बार या प्रधानमंत्री हाउस की बढ़ती भूमिका से मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कैबिनेट सचिवालय आज भी भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो सरकार की नीति निर्माण से लेकर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धन्यवाद।